हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर हर्ष गुप्ता। हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 4 लेक्चर्स करवाए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ पार्टिकल नेचर। मैं आपको वेव के बारे में बता रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। वो आपका वेव की तरह भी बिहेव करती है और वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मैंने आपको ये बताया था और मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं बहुत डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हेयर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से समझना क्या होता है। इसमें न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, इसकी थ्योरी भी पूछी जाती है और एग्जैक्ट यही टॉपिक आपके 12th में फिजिक्स में पढ़ना है दोबारा से। ठीक है, तो इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको बहुत ध्यान में रखनी है और इस करके हम इस चैप्टर को इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो भाई, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नाम से जैसे पता है, फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक आपका करंट, सही है। तो मैंने आपको यह बताया था, जब भी हम किसी मेटेलिक सरफेस पे, किसी ऐसे मेटेलिक सरफेस पे, ठीक है, जिसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हम जैसे उस पर लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बता भी दिया था मैंने कि आप अगर किसी भी रैंडम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही लाइट आपका यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म कर पाएगी। हाँ, हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ये पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है hc बाय लैम्डा। ठीक है, हमने क्या किया था, hc बाय लैम्डा हमने कर लिया था। अब मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब भी कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटलिक सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाएंगे। इसमें से क्या होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। तो लाइट फोटो, ठीक है, विद द इफेक्ट ऑफ दैट फोटो और लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग आउट। ठीक है, सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ करंट। समझ आ रही है बात। ठीक है, और जो मैंने आपको इस सर्किट वाइज बताया था कि अगर मैं इसमें इसको एमीटर से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, समझ आ रही बात, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहाँ पर होने शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन शुरू होने लग जाएगा, अरे बात समझ, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन शुरू होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट। ठीक है, उसको बोलेंगे फोटो करंट। फोटो करंट, अरे बात समझ, वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करने से जो करंट जनरेट होगा, दैट इज फोटो करंट। सो अभी सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जैसे ही हम कोई लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी की नहीं, किसी भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम इस पे इंसिडेंट करेंगे मेटल सरफेस पे, तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होने लग जाएगा, इजेक्ट आउट होने लग जाएंगे फ्रॉम दैट सरफेस। तो आपके इलेक्ट्रॉन आपके क्या होने लग जाएंगे, उस सरफेस से आपके इजेक्ट आउट होने लग जाएंगे। सो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस व्हेन ए लाइट ऑफ suitable frequency is incident on it। अरे बात समझ, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। अरे बात समझ, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, व्हाट इज सूटेबल फ्रीक्वेंसी और सारी बातें क्लियर है, बात सबको समझ आ रही है। ठीक है, तो दिस इज योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं अभी बताता जाऊंगा आपको। देखो भाई क्या हो रहा है, अब तो देखना, मैं ये बात कह चुका हूं पहले से ही आपको कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। अब हर जो मेटल होती है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और सब मेटल्स के अलग अलग होती है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे आपके एलिमेंट हो गए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। समझ आ गई बात। हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, हमारा काम कम फ्रीक्वेंसी में होता जाएगा। आपको समझ आ रहा है, क्योंकि सीएस की सीजियम की आयनेशन एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है सबसे आउटर मोस्ट में। न्यूक्लियस का जो इंडल्जेंस होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो सबसे कम सीजियम में एक्ट करता है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी में यहाँ काम हो जाएगा,
समझ आ रही बात? तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपका ये लाइट के थ्रू आपकी क्या होगी, इंसिडेंट होगी। अब जरा ध्यान से सुनना, इट इज हाउ, जैसे यहाँ पर आपको पता है एटम है बहुत सारे इस सरफेस पे, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपके वहां पर रोम कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो जैसे ही कोई भी इंसिडेंट, आपको पता है कि जो लाइट है वो मेड अप ऑफ फोटोन है, तो ये फोटोन्स की सप्लाई है। जैसे ही एक फोटोन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, तो जैसे कोलिजन होता है ना, एक रुकी हुई चीज है उस पर कोई वेलोसिटी के साथ कोई चीज आके टक्कर मारती है, समझ आ रही बात? ठीक है, तो वो चीज चलने लग जाती है। अब यहां पर क्या होगा, फोटोन कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं, उसका रेस्ट मास 0 होता है। अरे बात समझ? ठीक है, फोटोन को ऐसा सब्सटेंस नहीं जिसका एग्जिस्टेंस, फोटोन इज जस्ट एन एनर्जी पैकेट। जैसे उसने एनर्जी डिलीवर की ना, उसका काम वहीं खत्म, उसका एग्जिस्टेंस ही वहां खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उसकी एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन में डिलीवर हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन आपको मूव करने लग जाएगा। अरे बात समझ? ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है हर एलिमेंट के लिए। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम frequency required to eject an electron। आ रही बात समझ? क्लियर है? ठीक है, तो मान लो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब मान लो किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज है। गीगाहर्ट्ज, गीगा होता है, अभी बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज है। अरे बात समझ? ठीक है, तो 5 गीगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, तो गीगाहर्ट्ज होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैं 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई करता हूं, देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जब मैं 5 की ही एग्जैक्ट करता हूं ना, तो क्या होगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। अरे बात समझ? इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी। नाउ अगर हमें 5 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, इसको म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं 6 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इंसिडेंट करूं ना, तो आपको समझ आ रहा है, जितनी निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा हम सप्लाई कर रहे हैं। तो जो बची हुई एनर्जी है ना, आप ध्यान से सुनना, जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी डिलीवर करेगी उस इलेक्ट्रॉन को। सो हम यहां पर अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। समझ आ रही बात? ठीक है, कैसे? सप्लाइड एनर्जी इज इक्वल टू होगा आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी क्या है, एनर्जी इक्वेशन हो गई। मतलब ये जो आप लाइट भेज रहे हो, इसमें कितनी एनर्जी है, वो 2 काम करेगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी और उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी। आगे बात समझ? तो इस वाली इंसिडेंट की जो एनर्जी होगी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 थिंग्स। अगर आप सप्लाइड एनर्जी को और एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। आगे बात समझ? जैसे कोई भी एनर्जी, ये दोनों एनर्जी इक्वल हो गई तो काइनेटिक 0 हो जाएगी। इसका मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ? वो बिल्कुल लिमिटिंग केस हो गया, थ्रेशोल्ड केस हो गया। समझ आ रही बात है आपको? ठीक है, तो इस तरह से सप्लाइड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ये होती है। नाउ अब मान लो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो आप फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी की ईएम रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है। ठीक है, ओनली म्यू, और जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो म्यू नॉट है। मेरी बात समझ रहे हो? वो क्या है आपकी, म्यू नॉट है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, सप्लाइड एनर्जी हो जाएगी एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। आप फ्रीक्वेंसीज को थोड़ी ऐसे कंजर्व करवा सकते हो, आप ऐसे समेशन की फॉर्म में एनर्जी के नाइट भी नॉर्मल डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना, प्लस में काइनेटिक एनर्जी। आगे बात समझ? ठीक है, तो आपको अब इस काइनेटिक एनर्जी को आप ये लिख सकते हो हाफ mv²। मैंने h का वैल्यू बता रखी है आपको, 6.626 × 10⁻34 होता है जूल सेकंड। ठीक है, सो आपके पास HH है। ठीक है, अब आपसे क्या क्या चीजें पूछेंगे, 1 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना 9.1 × 10⁻31 kg होता है। वेलोसिटी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये सप्लाइड फ्रीक्वेंसी है। इन तीनों में से कोई भी चीज अननोन करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। समझ आ रही बात? इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो
इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नोट इट फास्ट, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी कुछ इसकी और भी बातें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, समझ आ रही बात ये, ठीक है। तो दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सारी बातों को लिख लो। ये क्या है आपका, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, ये वाली चीज क्या है आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपका, सप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सप्लाइड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ आ गई बात। ये है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आपका निकलने के बाद सरफेस से मूव करेगा। आगे बात समझ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो भाई, अब एक और नया पैरामीटर है, एक और चीज, ठीक है, वो होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन होता है फाई, या कभी कभी फाई नॉट भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको ये होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कुछ कुछ आपको आयनाइजेशन एनर्जी जैसा लग रहा होगा, पर आपको बता दूं, आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, वो हमेशा एक मोल के लिए कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और ये हमेशा एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज वर्क फंक्शन। तो इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन मैं इस इक्वेशन को ऐसे मोल्ड कर सकता हूं, एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो इसको फाई नॉट लिख सकता हूँ प्लस में हाफ एम वी स्क्वेयर। समझ आ रही बात, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आ रही बात समझ, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, म्यू को आप लैम्डा की टर्म में लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा इजिकल टू फाई नॉट प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अरे बस समझ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी टर्म में कर लो, बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, व्हाट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और एग्जैक्टली ये क्या किस किस के बीच का रिलेशन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको समझ आ जानी चाहिए, ये सारे टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं वो भी आपको समझ आ जाना चाहिए, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी समझ आनी चाहिए। सो अभी तक की बात आपको समझ आई है, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको साथ साथ, कि देखो कभी कभी है ना ऐसे केसेस में जो एनर्जी है, एनर्जी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको ईवी लिखते हैं, समझ आ गई बात, उसको लिखते हैं ईवी। आपने एनर्जी की और वर्क की आपने बहुत सारी यूनिट सुनी होंगी, जूल सुनी होगी, कैलोरी सुनी होगी। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, वो आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। इस रिलेशन को हमेशा याद रखना, क्या पता कभी आपको जूल में और कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आप समझ जाओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, ठीक है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत छोटी यूनिट है एज कंपेयर टू जूल, आपको दिख भी रहा होगा। अरे बात समझ, आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर 10 की पावर 19 जीरोस हैं, इतनी छोटी यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो यूनिट्स है ना, ये बहुत छोटी यूनिट है, ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को काउंट आउट करने के लिए आपको यूज की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक लेवल की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत बहुत कम होती है एज कंपेयर टू जूल, कैलोरी। कैलोरी तो इनफैक्ट जूल से भी बहुत बड़े, बहुत तो नहीं, 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, 4 टाइम्स नियरली आपकी बड़ी यूनिट है कैलोरी, ठीक है। समझ आ रही बात आपको, तो ये सारी बातें आपको अभी तक समझनी चाहिए थी, ठीक है। सो वर्क फंक्शन, ये सारी मैंने बेसिक बातें बता दी। अच्छा, क्लियर है ये, ठीक है। बस
हाँ भाई, एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। जल्दी से मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, ट्राई टू अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ, फिर मैं करूंगा आपका। द मिनिमम एनर्जी required to overcome the attractive forces of electron and surface of Ag metal is 7.52 into 10 की power minus 19 joule. Calculate the maximum kinetic energy of electron ejected out from Ag, which is being exposed to UV light of lambda 360 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जस्ट डू वन थिंग, पॉज करो वीडियो को और जल्दी से इसको सॉल्व करो। समझ आ रही बात? इसको जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई क्या बोल रहे हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सरफेस ऑफ Ag मेटल इज 7.52 into 10 to minus 19 जूल। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट फ्रॉम द Ag। सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन समझ आते हैं ना कि हाँ भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। आप सबसे पहले आइंस्टाइन इक्वेशन आप लिखा करो। समझ आ गई बात? ठीक है, समझ आ रही बात? वो क्या है आपकी h म्यू इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। सही है। अच्छा, ये क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ Ag। एक्चुअली ये जो है ये कंबाइंड ये दे रखा है आपको, क्योंकि ये वर्क फंक्शन दे रखा है आपको। समझ आ गई बात? ठीक है, अब इसके बाद जो सप्लाइड एनर्जी है, सप्लाइड लाइट ये है, उसका लैम्डा दे रखा है। दैट मीन यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो पहले इसको क्या करो, hc बाय लैम्डा में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आ रही बात समझ? अब क्या करोगे, 7.52 into 10 की पावर माइनस 19 प्लस में काइनेटिक एनर्जी। hc बाय लैम्डा की जगह मैं ओपन करके लिख देता हूं, h होता है 6.626 into 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, h c स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 into 10 की पावर 8, लैम्डा 360। अच्छा, हमेशा जिस भी यूनिट में लैम्डा दिया हो हमेशा मीटर में कन्वर्ट करो उसको। ठीक है, एंगस्ट्रॉम और मीटर का रिलेशन होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, याद रखना। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10। सो हमारे पास ये है पूरी इक्वेशन में, हमारे पास ये भी सॉल्व करके आ जाएगा। इसको इधर लेके आओगे, समझ आ गया को, इसको सॉरी इधर लेके जाओगे, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही बात? ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया हो। हाँ, यूनिट कन्वर्जन मतलब देख लेना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसी यूनिट में रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी, हाँ कई बार ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा हो और जूल में आंसर हो। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करोगे वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो नोट इट फास्ट। ठीक है, इसको हाँ एक बात सुन लेना ध्यान से। ठीक है, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं इसका आंसर निकाल के काइनेटिक एनर्जी का, समझ रही बात? काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। समझ आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करेंगे हम फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का ही। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन है।
अटेम्प्ट करो इसको जल्दी से पॉज करके, ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करके पहले आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ भाई, हो गया आंसर, ठीक है, अटेम्प्ट करके जल्दी से इसको, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको फाइनल आंसर सॉल्व करने के लिए दिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 का भी, ठीक है। बिल्कुल भी काम चोरी मत करो, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए इस पीरियड में, ठीक है। काम करो, और जिन लोगों के कमेंट्स नहीं आएंगे मैं ये मान के चलूंगा आप एक्टिव नहीं हो, आप लोगों के पेरेंट्स से मेरी बात होगी तो मैं यही फीडबैक दूंगा उन लोगों को, ठीक है। यू आर नॉट एट ऑल इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं तो आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। जो चीज़ें मैं सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ वो आपको सॉल्व भी टाइम टू टाइम करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जल्दी से मुझे आंसर दो, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस का। इसका पहले देना, ठीक है, अब सॉल्यूशन देखने के बाद मैच करना। हाँ भाई, सॉल्यूशन, ए मेटल वाज इरेडिएटेड बाय, मेटल एक ही है ना, ए मेटल वाज इरेडिएटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, द फोटोइलेक्ट्रॉन हैज इट्स काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इतनी फ्रीक्वेंसी से हम इंसिडेंट कर रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उससे 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है जब हम इससे, इस फ्रीक्वेंसी से इरेडिएट कर रहे थे। आ रही बात समझ? जब इतने से कर रहे हैं उस केस में 2 टाइम्स है। आप पढ़ के देखो जरा, आप ध्यान से सुनना। हाँ भाई, आप ऐसे कर लेना 1 इज इक्वल टू, अच्छा वर्क फंक्शन थोड़ी बदलेगा मेटल का, चाहे कोई सी भी लाइट आप उस पर इंसिडेंट करो तो वो तो मेटल की प्रॉपर्टी हुई ना। अरे बात समझ? तो वर्क फंक्शन उसी को वही रखना, काइनेटिक एनर्जी 1 मान लो इसको, म्यू 2, वर्क फंक्शन तो नहीं बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी 2। अब इक्वेशन में रख दो, सही है। h म्यू 1 आपका क्या है, 3.2 इंटू 10 की पावर 15। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी आपकी, काइनेटिक एनर्जी इतनी ही रखो। आ रही बात समझ? ठीक है। दूसरे केस में h इंटू में 2 इंटू, अच्छा ये 2 टाइम्स है, सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा है आपको? जब आप इस फ्रीक्वेंसी से की लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उससे डबल काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस में, जब आप इस फ्रीक्वेंसी से लाइट को इरेडिएट करवा रहे हो। आ रही है बात आपको, सबको समझ क्लियर है? अच्छा, h तो आपको नोन है ही, आपके पास 2 अननोन बच गए। अब क्या करो, आप इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो, ठीक है, 2 से इंटू करके डिवाइड करो, वो माइनस कर दो, काइनेटिक एनर्जी कट जाएगा, 2 से इंटू कर दो, कर दिया 2 से इंटू, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। अरे बात समझ? ठीक है, ये कट गया और आपका वर्क फंक्शन आ जाएगा भाई। हाँ भाई, ये क्या हो जाएगा? आई होप आपको समझ आ रही है बात, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, एक ही बात है ना। 2h इंटू 2 इंटू 10 की पावर 15 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर 15 h इज इक्वल टू ओनली 5। समझ आ रही है बात आपको? क्लियर है? 2 2 जब 4 हो गया, ठीक है, 4 में से 3.2 गए, बच गया आपका 0.8 इंटू में h इंटू में 10 की पावर 15, ये आपका 5 आ जाएगा। पुट करो h की वैल्यू एंड यू कैन कैलकुलेट द आंसर। समझ आ रही बात? ठीक है। सबसे पहले दोबारा देखो, 2 इक्वेशन बनेगी। आपको ये बात समझ आ गई 5 क्यों नहीं बदला? ठीक है, 5 क्यों नहीं बदला भाई? 5 तो मेटल का है, जब तक ए मेटल ही है ना, ए मेटल का केस है ना। अच्छा, किसी क्वेश्चन में ऐसा कर दें कि पहले केस में तो सोडियम रख दिया, दूसरे केस में पोटेशियम रख दिया, तब 5 बदल जाएगा, बिकॉज 5 इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? इट इज अ मेटल, ठीक है। आगे बात समझ? और जब इंसिडेंट रेडिएशन बदल दोगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे मैंने अभी करवाया आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉजिक समझने हैं, कब क्या पर आप कहाँ कौन सी चीजों को कांस्टेंट रखोगे, कौन सी चीजों को चेंज करोगे। सही है? ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो नोटेड फास्ट, ठीक है, जल्दी से। क्लियर है? क्लियर है? ये बात सबको समझ आ रही है? तो जल्दी से, ठीक है।
समझ आ रहा है सबको? एक क्वेश्चन और कर लो। इन अ मेटल if on incidenting 3 into 10 की पावर 15 hertz EM radiation, light is also EM radiation, only electron is able to eject with zero kinetic energy. So find out the work function. आ रही बात समझ? अच्छा, एक मेटल को आप इंसिडेंट कर रहे हो इतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से, इस केस में पता है क्या हो रहा है? ओनली इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पूछा वर्क फंक्शन बताओ भाई। वी नो द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएंगे। जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करके आंसर। हाँ भाई, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को जीरो बोल दिया। इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं? वर्क फंक्शन लिख सकता हूं। सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू हो गया। समझ आ रही बात? काइनेटिक एनर्जी को जीरो बोल दिया तो इस केस में पर्टिकुलरली क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट आपका निकल पाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। इट इज अ लिमिटिंग केस, ठीक है। बस इतनी ही एनर्जी दी है कि इलेक्ट्रॉन आपका वहां से इजेक्ट हो, ठीक है, बस निकल पाए। समझ आ रही बात? ठीक है, वो आपका इस लायक नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी भी जीरो है। आ रही बात समझ सबको? ठीक है, तो दिस इज जीरो। क्लियर है? ठीक है, तो आपका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? ये भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, एच म्यू। नाउ H is equal to 6.626 into 10 की पावर माइनस 34, ठीक है, इनटू में 3 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। आगे बात समझ सबको? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी से भी कनेक्ट करके दे सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से कनेक्ट करके देना, तो इस वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर से इनटू कर देना। आगे बात समझ? एवोगाड्रो नंबर से जब आप इनटू कर दोगे, ठीक है, तो पर मोल आ जाएगी। तो जो भी यूनिट आए ना, ये एक्चुअली ये अभी जूल में आएगा, ठीक है, तो जूल पर मोल लिखोगे उसको। क्लियर है? ठीक है, तो वो होती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है आपको? अच्छा, वर्क फंक्शन आ गया। अब इसी क्वेश्चन में उतार लो। इसी क्वेश्चन में आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, ये वही तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हो गई, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हो गई, क्योंकि वो जस्ट क्या कर पा रही है? इजेक्ट कर पा रही है जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये क्या है एक्चुअली? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? आपसे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछते तो यही हो जाती। अच्छा, कभी कभी किसी क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी पूछते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ। जब ये नॉट है तो c नॉट लगाने का कोई सेंस नहीं है, c हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो 3 × 10⁻80 होता है, ठीक है। लैम्डा नॉट हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 × 10⁻15 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा भाई? c/3 × 10⁻15 हो जाएगा। c की वैल्यू रख दोगे 3 × 10⁸, ठीक है, ये रख दोगे 3 × 10⁻15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 - 7 मीटर। क्लियर है? कभी कभी लैम्डास का जो आंसर होता है ना, नैनोमीटर में दे रखा होता है, तो हमेशा याद रखना 1 नैनोमीटर जो होता है ना, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो जरा बताना ये कितना नैनोमीटर हो गया? अच्छा, मैं क्या इस चीज को लिख सकता हूं 100 × 10⁻⁻9 मीटर। 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए, 2 जीरो यहाँ घटा दिए। समझ आ गई बात? आपको समझ आ रही होगी, इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस चीज को तो मैं लिख सकता हूँ नैनोमीटर, और इसको लिख सकता हूँ 100 नैनोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका ये, समझ आ गई बात? ठीक है, जस्ट ये मैं रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये लैम्डास आ गए।
ठीक है। ये डाउट मत करना कि सर ये विजुअल रीजन में नहीं आ रहा है तो ये लाइट कैसे हुई है, वो अरे ऐसे रैंडम डेटा दे रहा हूँ, तो जनरली आना 300 से उसके बीच में चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज, अच्छा वो तो लाइट बोला जाता है, हाई फ्रीक्वेंसीज में तो फोटो, जिस विजुअल रीजन में आपका ये काम हो रहा है उससे अगर हाई फ्रीक्वेंसी की उस पर इजेक्ट आउट करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलेंगे भाई, लॉजिकल है, निकलेंगे भाई, और वो विजुअल रीजन में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है भाई, समझ आ गया बात। तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर है, ठीक है, नोट इट डाउन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात, ये न्यूमेरिकल समझ आएंगे, एक बार ना आए क्योंकि पहली बार आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा आए हैं, एक बार में ना समझ आए तो बिल्कुल स्लो कर लेना वीडियो को, ठीक है, 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि इन्हीं न्यूमेरिकल से हम आगे भी काम करेंगे, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, और जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी जल्दी से उनको फिनिश करो, तब आपको बातें समझ आएंगी। चलो ठीक है, थैंक यू।